हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। अगर आप चैनल में नए हो तो फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक प्लेलिस्ट चेकआउट कर रहे हैं, एक चैनल चेकआउट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, तो डेफिनेटली यू आर इन द राइट प्लेस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So, अभी recently we have been talking about DSSB TGT Computer Science Basics 24 का जो कोड है, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आई हैव बीन मेकिंग लॉट्स ऑफ सेशंस। तो अगर आप पहली बार उस एग्जाम में आपने अप्लाई कर रखा है और आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो इस पूरे प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट जरूर कर लेना, बिकॉज ऑल द सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, दिट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि ये सब टॉपिक्स होंगे, मगर जब दे दिया है तो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड सो दैट वी गेट फाइनली इनटू दैट, we clear this round, right? So let us get started. Business economics में start करते हैं. What does GDP stand for? तो GDP का मतलब क्या होता है? Gross Domestic Product. अगर इसका मतलब क्या होता है? The monetary value of all the goods and services produced within a country. है ना? अब अगर ये क्या इंडिकेट करता है, अगर किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि तुम्हारे एक्चुअली पूरे कंट्री नेशन की इकोनॉमी का स्टेटस क्या है। अगर अच्छा है मतलब योर इकोनॉमी इज गुड, अगर जीडीपी कम हो रही है तो सम हाउ कि इकोनॉमी से रिलेटेड बताता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है राइट नाउ। सो जीडीपी इज द की इंडिकेटर ऑफ द नेशंस, क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमी, हेल्थ ऑफ द नेशंस इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल एंड रिडक्शन ऑफ ट्रेड वेरियस, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, इनकी इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस। ठीक है, मतलब पूरे प्राइस लेवल में इंक्रीज हुआ है, ये एक ऑप्शन सही हो रहा है। और अगर साथ में इन द ऑप्शन देयर वुड हैव बीन रिटन डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर, प्राइस बढ़ गया मगर परचेजिंग पावर में डिक्लाइन हो गया, तो वो है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन किसी कंट्री का 5% इन्फ्लेशन है, तो जो फॉर एग्जांपल पहले किसी चीज का रुपए 100 रुपए था, 5% इन्फ्लेशन हो गया, तो अब वो जो 100 रुपए में पहले हमको चीज मिलती थी, अब वो हमको 105 रुपीज में मिलेगी। सो परचेजिंग पावर तो नहीं बढ़ी, है ना, वो डिक्लाइन हुई, मगर प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, दैट इज योर इन्फ्लेशन। इज इट फाइन? मूविंग अहेड, द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब हमारा प्राइस इंक्रीज होती है, जब हमारी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल होती है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि प्राइस बढ़ेगी। कभी कभी नहीं होता है कि वेदर के बीच वजह से हमारा क्या होता है कि टमाटर की प्राइस बढ़ गई, तो लोग क्या करते हैं कि कम टमाटर से अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ती है उस चीज की डिमांड घटने लगती है। अगर एक आइसक्रीम था, वो 100 रुपीज का था, और अगर वो 80 रुपी पहले 100 रुपीज का था, अब वो घट गया, तो हम ज्यादा खरीदेंगे। बट इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग देन डिमांड डिक्रीजेस। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। यस। अब है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। नहीं, इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 रुपीज है, अब मैंने 500 रुपीज का सोचा कि चलो मेरे पास है कि मैं मूवी देखना चाहता हूँ, मुझे एक बुक भी खरीदनी है और मुझको डिनर भी करने का मन है, तो मैंने एक चूज कर लिया कि मैं मूवी देखने चली गई, तो वो रुपए मैंने वहां पे लगा लिए। तो मैंने क्या लूज किया? मैं अपने बुक, पसंदीदा बुक नहीं खरीद पाई, मैं ना ही अपना डिनर कर पाई, तो मतलब कि उससे अलावा कौन सा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख के चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी नेशन के लिए है। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हम चूज ना करके ये करें तो क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? तब डिसीजन लिया जाता है। व्हाट डज लेजेस पेयर मीन्स। अब इसका मतलब क्या है कि लेजेस
फेयर। तो जब गवर्नमेंट का सबसे कम इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, ताकि कि बार बार इंटरफेरेंस नहीं होने से और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, उसको बोलते हैं लेजेस फेयर। सो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आते रहेंगे 10th of September तक, एंड 11th विल बी द डेट व्हेन वी आर डूइंग द ओवरऑल रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स। तब एक पूरा पेपर ले आऊंगी मैं 100 मार्क्स का, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज द टैक्स विच इज ऑन द इम्पोर्टेड गुड। यस, टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड। तो टैक्स अगर ये टैरिफ बढ़ता है, जैसे कि अभी यूएसए ने भी बढ़ा दिया है टैरिफ, राइट? तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जो एक्चुअली अगर 1000 का रुपए का प्रोडक्ट बेचना चाहिए, तो उसका अगर डिपेंडिंग ऑन द व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ इट इज अप्लाइड, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, राइट? तो प्रोडक्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? ठीक है, तो जब भी एक कंट्री क्या करता है, इम्पोज करता है टैरिफ, तो क्या होता है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, वो मैंने बता दिया है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? नंबर ऑफ एक्सपोर्ट वर्सेस नंबर ऑफ इंपोर्ट। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट, अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट, नंबर ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, तो मतलब वो अच्छा, वो है ना, अच्छा, इट्स गुड। सो दैट सिचुएशन इज नोन एज द ट्रेड सरप्लस। और अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तब उसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इंपोर्ट इज ग्रेटर, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं वो है ट्रेड डेफिसिट। ओके, ये दोनों टर्म भी याद रखना साथ में। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इज इट फाइन? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट इज ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट है, वो 1000 में बन गया। अब 11, फॉर एग्जाम्पल 11 यूनिट चाहिए किसी को, और हमारा 11 यूनिट को प्रोड्यूस करने में लग गया हमारा ₹1080। तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगे। सो 1080 माइनस 1000, तो हमारा क्या होगा? ₹80। Okay, ₹80 is the marginal cost. So that is the correct answer. Fine. Cost of producing one more unit. अब ये ओलिगोपोली, व्हेन वी रेफर टू द टर्म ओलिगोपोली, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अ फ्यू डोमिनेंट सेलर है उस पर्टिकुलर मार्केट में, बहुत सारे सेलर्स नहीं हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लें एयरलाइन इंडस्ट्री की, टेलीकॉम इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो वो ओलिगोपोली है। बहुत सारे अल्टरनेट नहीं है, कि बस जो डोमिनेंट है, कम है और डोमिनेंट है उस पर्टिकुलर चीज में। सो दैट इज ओलिगोपोली। फाइन। अब ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है उनके स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी इंटैंजिबल थिंग्स हैं, ठीक है, जिसको मेजर नहीं कर सकते, इनटैंजिबल, द स्किल्स, नॉलेज, और नेशन की इकोनॉमी के लिए इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट करता है द ह्यूमन कैपिटल। तो स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज आता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग and taxation, that is known as the fiscal policy. Generally the fiscal policy is related with what? Tax, spending, ये सबसे related है। और अगर हम मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें, तो मॉनिटरी पॉलिसी डिपेंड करता है, इट इज जनरली डील्स विथ सप्लाई एंड द interest rates. Okay, so that is the answer. Moving ahead, let us see what is the next question. हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिजिकल पॉलिसी हो गया ना। व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स मतलब पब्लिक सेक्टर गुड्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्क हो गया, तो ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स हैं। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सीपीआई? CPI stands for Consumer Price Index. Option A is the correct answer to the question. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कि लैक ऑफ नहीं,
Many buyers or sellers with identical products. Many buyers and sellers with identical products. ठीक है, तब perfect competition तभी exists होगा. What do you say? When we talk about Myntra, किसी और में हम लोगों ने देखा कि वही प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, so identical type of products हैं और बहुत सारे बेच रहे हैं, तो that is the perfect competition. Now, what do we understand by the demand pull inflation? How does it arise, the demand pull inflation? So, increase in the overall demand. ठीक है, इंक्रीज, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेस फ्रॉम इंक्रीज इन द ओवरऑल डिमांड. ठीक है, जैसे कि हम लोगों का डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी चीज की, जैसे अभी लबूबू डॉल आई, तो एक जगह से वो फैली और उसके बाद इतने सारे लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया, सो ओवरऑल डिमांड ही इंक्रीज हो गई है उसका, बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलैरिटी की एक ने किया फिर दूसरे ने लिया, और उसके बाद पूरे सब लोगों को जितना भी कॉस्ट था वो लबूबू डॉल का, लोगों ने मंगाना शुरू कर दिया. सो इट लीड्स to the increase in the overall demand. So that is the correct answer. So that is known as demand. मतलब इन्फ्लेशन कैसे आई? बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड तो उसका कॉस्ट बढ़ा. इज इट नॉट? सो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द ओवरऑल डिमांड. अब बजट डेफिशिट मतलब क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ज्यादा खर्च कर रहा है रेदर देन रेवेन्यू जनरेशन से, तब उसको बोलते हैं कि हमारा बजट डेफिशिट है. बजट सरप्लस क्या हो जाएगा? जब रेवेन्यू बढ़ा है स्पेंडिंग से. सो दैट दीज आर द terms which we have to remember. Invisible hand refers to what? Invisible hand, self-regulating market forces. And ये जो invisible hand है वो concept दिया था एडम स्मिथ ने. ठीक है, self-regulating market forces coined by एडम स्मिथ. सो ये है आपका आंसर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली में क्या है बताओ? कि एक सिंगल फर्म का डोमिनेंस होगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे की, तो आईआरसीटीसी का बहुत डोमिनेंट है अभी. और भी जैसे कि किसी किसी चीजों में जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर, व्हेन वी टॉक अबाउट बर्गर्स, तो ज्यादातर के दिमाग में बर्गर किंग आ जाता है, राइट? सो व्हेन कोई बहुत उस पर्टिकुलर फर्म को डोमिनेट, उस पर्टिकुलर मार्केट को डोमिनेट कर रहा हो, दैट इज योर मोनोपोली. सो आंसर विल बी सिंगल फर्म डोमिनेंस. इज इट फाइन? Comparative advantage. What do we understand by comparative advantage? Lower opportunity cost producer. ठीक है, so that is the comparative advantage. Option A is the answer. ठीक है, moving ahead. Expansionary fiscal policy is लोअर टैक्सेस एंड हाई स्पेंडिंग. अब ये कब यूज होता है कि टैक्स लोअर हो जाए ताकि लोग ज्यादा स्पेंड कर पाए, जबकि इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई है और हमको उसको बूस्ट अप करना है, तो टैक्सेस आर रिड्यूस और स्पेंडिंग, ताकि कि स्पेंड कर सके लोग. सो लोअर टैक्सेस एंड हायर स्पेंडिंग, इट डिनोट्स एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. अब स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है किस चीज को? पूरी इकोनॉमी को. इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर है नहीं लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सो हाउ विल दे परचेज? इट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर द इकोनॉमी, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. सेल्स मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सेल्स मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी वाज गिवन बाय बॉमल, और वी कैन से विलियम बॉमल है उनका नाम. ठीक है, and it may aim to maximize the sales revenue rather than the profit. So it makes concept की sales को बढ़ाओ, profit की चिंता मत करो, we have to focus on maximizing the sale revenue. So that is the concept which was given by William Baumol. Okay, moving ahead. Market demand schedule indicates, when we talk about market demand
schedule, what does it indicate? It indicates inverse relationship between the price and demand. ये हमने already कर दिया है. जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है. सो दैट इज द मार्केट डिमांड स्केड्यूल. इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ठीक है. अगर 10 रुपए का कोई चीज है तो किसी एक आदमी ने 8 ले ली और दूसरे आदमी ने 3 ले ली, तो ओवरऑल डिमांड उस चीज का क्या हो गया? 12. ठीक है. अब इस चीज का प्राइस हो गया 7 रुपए. तो जो जिसने 8 ली थी अब उसने 15 ले ली, जिसने 3 ली थी उसने 10 ले ली, तो ओवरऑल डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. राइट. सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, that is known as the market demand schedule. Is it fine? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, ग्रीक टर्म है, एंड इट मीन्स हाउस मैनेजमेंट. ओके, दैट इज द आंसर. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो दैट इज द आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. और आगे है हमारा कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल गुड्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इज इट फाइन? ऑप्शन सी. Okay, so let's move ahead. Capitalism हो गया. And then subject matter of economics क्या है? कि ऑप्शन सी है, satisfy the unlimited wants with limited needs. So economic का मतलब वही है कि उसका कि अनलिमिटेड जो वांट है उसको लिमिटेड मीन्स के थ्रू हमको सेटिस्फाई करना है. ठीक है. हाउ द सोसाइटी विल यूज द लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई देयर unlimited wants. That is about economics. Profit symbol क्या होता है? ऑप्शन सी, that is pi. Utility is measured by the value or the worth. So option C इसका correct answer होगा. And then moving ahead, let us see what is the next question. कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मार्शल ने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने. ठीक है. इसका मतलब क्या हो? कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट की एक पर्टिकुलर मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, माइनस एक्चुअल प्राइस दे पे. ठीक है. तो मतलब वो ज्यादा दे सकते हैं मगर एक्चुअल प्राइस कम है, तो उसमें जो एक बहुत सेटिस्फैक्शन आता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाई अ फ्रिज एंड आई हैव द, मेरे पास 30,000 का बजट है कि मैं 30,000 में लूंगी, मगर मैं जब गई तो बहुत अच्छा वाला जो मेरे डिजायरेबल था वो 22,000 में आ गया. सो दैट इज योर मैक्सिमम. आई वॉज एबल टू पे वॉज 30,000. वी गॉट इट इन दिस. तो इन दोनों का माइनस किया, तो दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि ओके, मेरे 8,000 भी बच गए और मुझको चीज भी अच्छी मिल गई. सो दैट इज द आंसर. नाउ एट पॉइंट ऑफ सेटिएटी मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. ठीक है. इसका मतलब क्या है? जब पॉइंट ऑफ सेटिटी आती है द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बात करें कि हम पिज्जा खा रहे हैं और हमने पहला पिज्जा का स्लाइस खाया तो हमको बहुत मजा आया. फर्स्ट जब खाया तो हमारी मार्जिनलिटी यूटिलिटी पॉजिटिव थी. ठीक है. फिर हमने दूसरा खाया तभी भी अच्छा लगा, मगर तीसरा खाते खाते हमारा मन भी भर गया, पेट भी भर गया. तो मार्जिनल, अब मुझको उसको खाने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई. अब मैंने एक और जबरदस्ती खा लिया कि मेरा तबीयत ही खराब हो गई, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई. राइट. सो दैट एट पॉइंट ऑफ सैटिटी द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मार्क्ड बाय, सो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड है एंड रेस्टोरेंट है, तो उन पे क्या कंपटीशन होता है कि बहुत, जैसे कि रेस्टोरेंट भी उसी में जाएंगे जहां पे हमको पसंद आ रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. राइट. सो दैट इज व्हाट की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से ही आदमी एक पर्टिकुलर फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करेगा. राइट. सो इन परफेक्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ फर्म्स, जब हम परफेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फर्म्स क्या है? लार्ज है. राइट. लार्ज है और वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. राइट. So that is the answer. Under monopolistic competition, firm pricing control is monopolistic. So option C will be the correct answer here. Next question है, capital goods are, what are capital goods?
गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, गुड्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड। विच सेक्टर डजंट प्रोड्यूस गुड, टर्शियरी सेक्टर नहीं है जो गुड नहीं प्रोड्यूस करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, तो वो टर्शियरी सेक्टर है, इट डज नॉट प्रोड्यूस द गुड्स। विच इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ गुड, कंज्यूमर इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो इसमें सी है, बाकी सब डिमांड को इफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को इफेक्ट करता है, वो डिमांड को नहीं करता है। इज इट फाइन? सो दैट इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life, defined by whom? Who defined it? It was defined by Alfred Marshall. So option D is the correct answer to the question. So just note it down. So you might get some of the questions from what we are doing in the session right now. So unemployment मतलब क्या है? People काम करना चाहते हैं मगर मिल ही नहीं रहा है. People who want to work at going wage but cannot find it. That is unemployment, right? Circular flow of goods and income shows the relationship between the firms and the household. Option A is the correct answer hoga. So yes, that is the correct answer. Business economics is also known as managerial economics, economics for executives, economic analysts. So yeah, all of the above is the correct answer. So yes, option B is the correct answer hoga. Fine. Which brand uses maths and stats to analyze the economic activities? That is econometrics. So that is option B is the correct answer to the question. Moving ahead. Principal agent problem refers to, what is the principal agent problem? मतलब कि कंपनी में नहीं, इट इज ऑब्जेक्टिव मिसमैच। अब इसका मतलब क्या है कि जो फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, ठीक है, तो ओनर का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, और जो ओनर ने एक मैनेजर को एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय जो है फॉर एग्जाम्पल उसका उस पर्टिकुलर फर्म है जिसका, उसका ऑब्जेक्टिव है कि मेरा फर्म बढ़े, मगर वो जो है, जो उधर का मैनेजर है, वो चाह रहा है कि मुझे प्रमोशन मिले और मैं रिस्क नहीं लूंगा। जबकि अगर उसको कोई रिस्क, एक सिचुएशन आई जहां पे अगर रिस्क लेगा तो उसका प्रॉफिट डबल है, मगर वो फर्म के लिए, मगर उसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो रिस्क नहीं लेगा। सो एक ऑब्जेक्टिव मिसमैच हो रहा है। सो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। फाइन। An economic system is dash. Economic system is, बताओ, linked private, centralized authority needed. An economic system is linked private markets, institutional arrangement to address the economic problem, centralized authority needed, scheme for profit at others' expense. Option B is the correct answer. इनविजिबल हैंड थ्योरी ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया था। आगे इनविजिबल हैंड थ्योरी किसने दिया था? इट वाज एडम स्मिथ। ठीक है, इनविजिबल हैंड थ्योरी दिया है एडम स्मिथ ने। मतलब इसका मतलब क्या है इनविजिबल हैंड थ्योरी का? कि फॉर एग्जांपल किसी ने एक वो बनाया कि मैं बहुत अच्छा बेकिंग करता हूँ या करती हूँ, तो मैं एक शॉप खोलती हूँ वेर इन आई विल बेक केक्स एंड स्टफ्स, और मैं बेचूंगी। तो उसने, उसका प्रॉफिट चल भी रहा है, तो उसमें क्या, उसका मेन इंटेंशन क्या था? प्रॉफिट। मगर मतलब साइड बाय साइड क्या हो रहा है, वो लोगों को भी फीड कर रही है या कर रहा है। सो वो मोटिव कुछ और है, मगर वो इनविजिबली इट इज हेल्प, द बिजनेस इज हेल्पिंग अदर्स टू फीड, राइट? भूख लगी है, उनको सेटिस्फैक्शन मिला। सो दैट इज योर इनविजिबल हैंड थ्योरी। A rational person acts only if ethical, marginal cost is greater than marginal benefit. Marginal benefit, तो क्या है? जब benefit cost से ज्यादा है, so that is when the rational person will act. So yes, this is what today. All the questions are very, very important for your exam purpose. अभी चैनल से बने, अभी नहीं, अगर अभी बन गए तो हमेशा ही जुड़ जाना चैनल से, because I cover lots and lots of एग्जाम्स। तो अगर आप लोगों का जैसे ये एग्जाम हो गया, आगे दूसरा एग्जाम भर रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सेशंस आते रहते हैं। सो डेफिनेटली आप लोग
चैनल से जुड़ जाना एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड पोस्टिंग lots and lots of comments so that it keeps on motivating me, and I will come up with other important sessions for you all. God bless everyone. Bye bye. Take care.